नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी ज्ञानवापी के सर्वे पर कोर्ट के फैसले की। ताजमहल के बंद कमरे खोलने की याचिका पर कोर्ट की नसीहत की। जानेंगे क्यों कांग्रेस के चिंतन शिविर से बढ़ रही है बीजेपी की चिंता। गुजरात चुनावों को लेकर क्या है जिग्नेश का दावा। बात करेंगे आजम खान और बीएसपी के बीच बढ़ती नजदीकियों की। दिल्ली में बुलडोजर को लेकर मचे हंगामे की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का किया ऐलान। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को होगी जारी। 31 मई तक नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। 10 जून को होगा मतदान। यूपी के मदरसों में रोज सुबह होगा राष्ट्रगान। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को राष्ट्रगान अनिवार्यता का भेजा गया खत। आज से ही नियम लागू कराने के दिए निर्देश। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के लिए बोम्मई सरकार का नया पैंतरा। अब अध्यादेश के जरिए धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएगी भाजपा सरकार, लेकिन विधानमंडल में लटक सकता है कानून। बीजेपी के पास ऊपरी सदन में नहीं है बहुमत। शेयर बाजार में 5वें दिन भी गिरावट। सेंसेक्स 1158 पॉइंट गिरकर 52,930 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 359 अंकों की गिरावट, 15,809 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर आज वाराणसी सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की किसी भी दलील को नहीं माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने सर्वे के समय और मस्जिद के किस स्थान का सर्वे होगा उस पर तस्वीर साफ कर दी है। तो क्या है कोर्ट का आदेश, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कई मामलों ने हलचल मचा रखी है। खासकर ज्ञानवापी मस्जिद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर इस वक्त प्रदेश में चर्चाएं तेज हैं। जहां एक तरफ इस विवाद के चलते दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं मामले की सुनवाई भी लगातार जारी है। और आज इस मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई और कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को कोर्ट कमिश्नर बनाया है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे के दौरान या तो दोनों या फिर दोनों में से कोई मौजूद रहेगा। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है और 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सर्वे का समय भी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का निर्धारित किया है। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि सर्वे पूरे मस्जिद का कराया जाएगा, जिसमें मस्जिद में बने तहखाने भी शामिल हैं। गौरतलब है कि पहले सर्वे करने पहुंची टीम का विरोध किया गया था। साथ ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग की गई थी। इस पर 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया है और साथ ही दोबारा सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए 17 मई तक का समय दिया है। ऐसे में अब 17 मई को नई सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट में सुनवाई होगी और सभी की निगाहें अब कोर्ट की सुनवाई पर टिकी रहेंगी। आपको बता दें, इस मामले की शुरुआत 5 महिलाओं की तरफ से दायर की गई याचिका से हुई थी, जिसमें उन्होंने श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने का अधिकार मांगा था और कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद ये विवाद का विषय बन गया है। कोर्ट ने सर्वे टीम में 2 और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। सर्वे 17 मई से पहले होगा, क्योंकि 17 मई से पहले कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश की जानी है और इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज ताजमहल में बंद कमरों को लेकर सुनवाई की और फैसला भी सुना दिया। तो क्या फैसला दिया हाईकोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लंबे वक्त से देश में ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की याचिका और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद गूंज रहा है। ये 2 मसले लगातार सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। वहीं आज इस मामले पर उत्तर प्रदेश की 2 अदालतों ने तल्ख टिप्पणी करने के साथ साथ बड़ा आदेश दिया। दरअसल आज सबसे पहले मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को 4 महीने के अंदर निपटाने के निर्देश दिए।
दरअसल मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने जल्द निपटारे का आदेश दिया। वहीं मथुरा के साथ साथ ताजमहल विवाद को लेकर भी आज सुनवाई हुई। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जनहित याचिका व्यवस्था का दुरुपयोग न करें। कल आप आएंगे और कहेंगे कि हमें माननीय जज के चैम्बर में जाने की अनुमति चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप मानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया है। क्या हम यहाँ कोई फैसला सुनाने आए हैं, जैसे कि इसे किसने बनवाया या ताजमहल की उम्र क्या है? इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है उस पर रिसर्च कीजिए, जाइए एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए। अगर आपको कोई संस्थान रिसर्च नहीं करने देता है तो हमारे पास आइए। इसी के साथ ही कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, यानी एक बार फिर कोर्ट ने ताज पर छिड़ी तकरार को खत्म कर दिया है। पहले ताजमहल को जानें, उस पर पीएचडी करें, तब कोर्ट आए। बिना तथ्यों के आकर कोर्ट का वक्त बर्बाद ना करें। ताजमहल पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और इसके साथ ही मथुरा पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करने का ऐलान भी कर दिया। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कल से चिंतन शिविर में डूब जाएगी। राजस्थान के उदयपुर में 13 मई से पार्टी का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। कांग्रेस के चिंतन शिविर से बीजेपी परेशान दिख रही है, तो चिंतन शिविर में किस मुद्दे पर हो सकती है चर्चा, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। इसमें जहां कांग्रेस युवाओं को लुभाने की रणनीति पर फोकस कर रही है, तो वहीं बीजेपी के टारगेट पर अल्पसंख्यक समुदाय हैं। आपको बता दें कि संगठन में अहम बदलाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के उदयपुर में कल से 3 दिवसीय चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसमें 430 प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3 दिवसीय चिंतन शिविर से पहले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को युवा नेताओं के एक पैनल ने सुझाव दिया है कि पार्टी खुद को युवा संगठन के रूप में रीब्रांड करे और अपने दृष्टिकोण पर मजबूती से काम करे। शिविर में 403 प्रतिनिधियों को 6 ग्रुप में बांटा गया है। ये सभी पार्टी की संगठनात्मक और राजनीतिक चुनौतियों और अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, युवाओं और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर एक साथ चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि इन 6 ग्रुप ने पार्टी हित में एक खाका तैयार किया है, जिस पर शिविर के आखिरी दिन चर्चा होगी। इस शिविर में पार्टी युवाओं को लुभाने और अपने साथ जोड़ने के लिए रणनीति बनाने पर विचार करेगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग की अध्यक्षता वाले युवा ग्रुप ने अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि कांग्रेस को सभी स्तरों पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगठन के साथ जोड़ना चाहिए। सुझाव में कहा गया है कि पार्टी को एक युवा संगठन के रूप में पेश करना चाहिए। इसके साथ साथ युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को भी अपने एजेंडे में शामिल करना होगा। समिति का प्रस्ताव है कि 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 50% आरक्षण संगठनात्मक पदों के लिए हो। इसके अलावा 40 साल से कम उम्र के लोगों पर चुनाव के लिए टिकट आवंटन के दौरान गौर करना चाहिए, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर विधानसभा तक और संसदीय चुनाव भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के आरोपों के बीच सत्ताधारी पार्टी अल्पसंख्यक समुदायों को अपने साथ लाने की योजना पर काम कर रही है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर राज्य में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठों को 6 जून से 8 जून तक समुदायों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। केंद्र में बीजेपी की सत्ता को 8 साल हो गए हैं। ऐसे में 8वीं सालगिरह मनाने के लिए बीजेपी ने सभी राज्य इकाइयों को एक दिशा निर्देशों की पुस्तिका दी है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं कि मोदी सरकार के उठाए कदम और योजनाओं को अल्पसंख्यक विभाग अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचाए। कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को केंद्र के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए। बीजेपी की ये सारी कवायद 2024 के लिए है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य है गुजरात, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस को इस बार गुजरात की सत्ता में वापसी की उम्मीद नजर आ रही है और इस बात का दावा निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी किया है। जिग्नेश ने यह साफ कर दिया है कि अगला चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ेंगे। तो क्या कहा जिग्नेश ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। ऐसे में गुजरात में बीजेपी को हार मिलती है तो ये पीएम मोदी के लिए बड़ा झटका होगा। बीजेपी 1998 से गुजरात की सत्ता में है। 2017 तक बीजेपी गुजरात में आसानी से विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब होती रही है, लेकिन मोदी के दिल्ली जाते ही बीजेपी राज्य में कमजोर हो गई और 2017 का विधानसभा चुनाव
पार्टी मुश्किल से जीत पाई। 2017 में गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, जबकि 4 सीटें उसके सहयोगियों के खाते में गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की तैयारी पूरी है। गुजरात में बड़ा दलित चेहरा जिग्नेश मेवानी ने इस बार गुजरात चुनावों को लेकर बड़ी बात कही है। जिग्नेश ने कहा है कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछली बार कांग्रेस को 10 सीटों की कमी पड़ गई थी, लेकिन इस बार ये कमी नहीं रहेगी। इस बार कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के साथ साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता और नेता भी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जो कांग्रेस की जीत में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस ने पिछली बार भी गुजरात के देहात इलाकों में जोरदार प्रदर्शन किया था। इस बार भी इन इलाकों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। अब जिग्नेश के इस दावे में कितना दम है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिग्नेश यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी पर किए गए एक ट्वीट के मामले में अपनी गिरफ्तारी को विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि ये मुझे फंसाने के लिए बीजेपी ने साजिश रची थी। जिग्नेश को 25 अप्रैल को भी महिला पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों मामलों में गिरफ्तारी और जमानत के बाद 1-2 दिन बाद ही 5 साल पुराने मामले में गुजरात की एक कोर्ट ने जिग्नेश को 3 महीने की कैद की सजा सुनाई है। कांग्रेस की नजर गुजरात पर है। 2017 में कांग्रेस सत्ता से सिर्फ 10 सीट दूर रह गई थी। गुजरात में इस बार बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है, तो दूसरी ओर यूपी में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। और बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने की तैयारी की है बीएसपी चीफ मायावती ने आजम खान के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान पिछले 2.5 साल से सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम खान पर 88 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे मामले शामिल थे। इन सभी मामलों में आजम को जमानत मिल चुकी है, लेकिन जैसे ही उन्हें आखिरी मामले में जमानत मिली तो आजम पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसे योगी सरकार की साजिश करार दिया जा रहा है। बीएसपी चीफ मायावती अब आजम खान के समर्थन में सामने आई हैं। मायावती ने ट्वीट करके योगी सरकार को घेरा और कहा कि आजम के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद आजम खान को करीब 2.25 वर्षों से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चाओं में है, जो लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। दरअसल मायावती ने गुरुवार 12 मई को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। इन ट्वीट में मायावती ने योगी सरकार से लेकर सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ये पहली बार है जब मायावती ने सपा विधायक आजम खान को लेकर खुलकर बयान दिया और कहा कि एक धर्म और जाति विशेष के लोगों पर विरोध के रूप में योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। इससे मायावती का साफ संदेश है कि जिस तरीके का राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में है, उसमें मुसलमान वोट बैंक अगर बीएसपी के साथ आता है तो लोकसभा चुनाव में बीएसपी को फायदा मिल सकता है। 2022 के चुनाव में मुसलमानों ने बीएसपी से नाराजगी के चलते दूरी बना ली थी। नतीजे आने के बाद ये बात साफ हो गई थी। ऐसे में आजम खान को लेकर मायावती का दिया गया बयान मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव नतीजों के बाद आजम से कोई मुलाकात नहीं की। इससे ये माना जा रहा है कि आजम का खेमा सपा से नाराज है और मायावती अब इस नाराजगी का फायदा उठाना चाहती हैं। खबरों की माने तो बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जल्द आजम से भी मुलाकात करने वाले हैं। बीएसपी अभी से ही 2024 की तैयारी में जुट गई है। पार्टी आजम खान के सहारे मुस्लिम वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है, तो बीजेपी का बुलडोजर अपना काम कर रहा है। यूपी के बाद अब बुलडोजर देश की राजधानी दिल्ली में गरज रहा है। आज एक बार फिर इसके निशाने पर अल्पसंख्यक आ गए। विरोध करने पर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो कहां चला दिल्ली में बुलडोजर, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के बाद दिल्ली में भी बुलडोजर की सियासत तेजी से परवान चढ़ रही है। शाहीन बाग के बाद दिल्ली के मदनपुर खादर में आज बुलडोजर ने कई घरों को अपना निशाना बनाया है। इस बार भी एक खास समुदाय के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ओखला के मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण के नाम पर एक 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद बुलडोजर नहीं रुका। ऐसा ही विरोध शाहीन बाग में भी देखने को मिला था। मदनपुर खादर, करोल बाग और रोहिणी के भी कुछ इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की गई, लेकिन मदनपुर खादर में एक 3 मंजिला इमारत गिराए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। मदनपुर खादर इलाके में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान उस वक्त तनाव बढ़ गया जब एक 3 मंजिला इमारत ढहाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव फैल गया और आप विधायक अमानतुल्लाह खान को पहले पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में उनकी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए
पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खबरों के मुताबिक 200 से 300 लोग गलियों से और छतों से पथराव कर रहे थे। इस वक्त इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान मदनपुर खादर पहुंचे और कहा कि मैं जेल जाने को भी तैयार हूं अगर इससे गरीब लोगों का घर बचता है। यहां कोई अतिक्रमण नहीं है। अगर यहां कोई अतिक्रमण होता तो मैं खुद ही निगम की टीम का समर्थन करूंगा। दिल्ली में एमसीडी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में जहां भी अवैध कब्जा होगा उसे हटाया जाएगा। लोगों के विरोध के बावजूद ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर की इस कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताया है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। देश में महंगाई अपने चरम पर है। ईंधन से लेकर खाने पीने का हर सामान महंगा हो चुका है। वहीं इस बीच खबर ये भी है कि गेहूं की कीमत में भी इजाफा हो सकता है। यानी अब गेहूं से बनने वाले लगभग सभी सामानों पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। आखिर क्यों हो सकता है गेहूं के दाम में इजाफा? जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में इस वक्त गर्मी का प्रकोप है। इस गर्मी से जहां जनता त्रस्त है तो वहीं फसलों पर भी गर्मी का असर पड़ रहा है। गर्मी का मौसम जल्दी आने के चलते गेहूं का उत्पादन उम्मीद से कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको देखते हुए गेहूं से बनने वाली चीजें तो पहले ही महंगी हो चुकी हैं और आगे भी इनके दामों में इजाफा होने की उम्मीद है। गेहूं की बढ़ती कीमतों के पीछे दूसरा कारण भी है और ये कारण है मोदी सरकार की नीति। मोदी सरकार इस वक्त देश का पेट भरने के बजाय दूसरे देशों का पेट भरने में लगी हुई है और गेहूं के कम उत्पादन के बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ा दिया गया है। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के चलते दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई चेन प्रभावित हुई और भारत सरकार इसका फायदा भारतीय किसानों को मिलने की बात कर रही है। लेकिन सरकार ने ऐसे वक्त में एक्सपोर्ट में इजाफा करने की बात कही है जब बढ़ती गर्मी के चलते पहले ही देश में गेहूं की किल्लत है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को थोड़ा सावधानी बरतते हुए एक्सपोर्ट की अपर लिमिट तय करनी चाहिए। भारत सरकार को एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर सचेत रहना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का स्टॉक नहीं है। ऐसे में भारत को सोचना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करके संकट में ना आ जाएं कि फिर हमें दूसरे देशों से गेहूं मांगना पड़े। एक्सपोर्ट्स का यहां तक कहना है कि सरकार को 12 मीट्रिक टन की एक्सपोर्ट लिमिट तय कर देनी चाहिए। एजेंसियों के डेटा के मुताबिक अकेले अप्रैल महीने में ही 1.4 मीट्रिक टन गेहूं का एक्सपोर्ट भारत ने किया है। यानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार की नासमझी से भारत में गेहूं के लिए हाहाकार मच सकता है। इसलिए मोदी सरकार को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।